वेलकम टू अध्ययन गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पिछली वीडियो यानी पिछला चैप्टर दाब से रिलेटेड महा इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन। तो गाइस बने रहें, प्रेशर बिल्कुल मत दें, बट प्रेशर यानी दाब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फुल एनर्जी से समझें। सभी क्वेश्चन अत्यधिक इंपॉर्टेंट हैं, आप क्वेश्चन देखकर ही समझ जाएंगे क्या इस तरह प्रश्नों का। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आते हैं डायरेक्ट प्रश्नों पर। आज का पहला क्वेश्चन है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग की खोज किसने की थी? विकल्प है न्यूटन, राइट ब्रदर्स, गैलीलियो या डी ऑप्शन है आपका आर्किमिडीज। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी आर्किमिडीज। लॉ ऑफ फ्लोटिंग, इसी को प्लवन का नियम भी बोलते हैं, प्लवन का नियम, और इसको किसने खोजा था? आर्किमिडीज ने। इस सिद्धांत के अनुसार आर्किमिडीज ने यह बताया था कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उस वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ये किसने बताया? आर्किमिडीज ने। और लॉ ऑफ फ्लोटिंग या प्लवन का नियम यही था, तो आर्किमिडीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विकल्प है बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, सी ऑप्शन है यह हाइग्रोमीटर होगा, सी ऑप्शन हाइग्रोमीटर है, और डी है मैनोमीटर। राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइग्रोमीटर यानी सी ऑप्शन। मिसप्रिंट है यहाँ पे, टिक कर लेंगे, हाइग्रोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। आपेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो गया? सी हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जगह पर पानी का क्वथनांक उच्चतम होता है? मैक्सिमम कहाँ पे होता है क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट? विकल्प है मृत सागर, माउंट एवरेस्ट, नील डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? मृत सागर। ये ऑप्शन सही हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिस जगह पर वायु का दबाव अधिक होता है वहां पर पानी का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है, और जहां वायु दाब कम होता है वहां पानी का क्वथनांक कम होता है, और ऐसा मृत सागर में होता है। इसलिए पानी का क्वथनांक जो उच्चतम है वो इन तीनों से ज़्यादा मृत सागर में है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डेथ सी या मृत सागर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दृढ़ता गुणांक का मात्रक पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर क्यूब या न्यूटन पर मीटर टू पावर 4। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? दृढ़ता गुणांक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन सही हो जाता है। जानते हैं दृढ़ता गुणांक को ईटा से डिनोट करते हैं, ईटा कुछ इस तरीके से बनाते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? अपरूपक प्रतिबल, अपरूपक प्रतिबल अपॉन अपरूपक विकृति। ये फॉर्मूला होता है। विकृत और प्रतिबल को पिछली वीडियो में पढ़ा था हम लोगों ने। क्या हो जाएगा? प्रतिबल एफ अपॉन ए, और विकृत विकृत को थीटा लेट कर लेंगे, तो यहाँ से फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा? एफ अपॉन ए थीटा, और इसी की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दृढ़ता गुणांक की जो यूनिट होगी, जो मात्रक होगा, वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म द्रव किस प्रक्रिया से सुरक्षित रखने के कारण गर्म रहता है? विकल्प हैं चालन, संवहन, विकिरण या उपयुक्त तीनों। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त तीनों। उष्मा ऊर्जा का क्षरण 3 प्रक्रियाओं द्वारा होता है, आप जानते हैं, चालन, संवहन, विकिरण। थर्मस फ्लास्क में इन तीनों प्रक्रियाओं से उष्मा ऊर्जा के क्षरण को रोकता है, अतः थर्मस फ्लास्क में रखा जो लिक्विड है, जो द्रव है, वो सुरक्षित गर्म बना रहता है। राइट आंसर क्या हो गया? तीनों, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, उत्प्लावन बल निर्भर करता है, विकल्प है तरल की गहराई पर, विस्थापित तरल के केवल घनत्व पर, विस्थापित तरल के केवल आयतन पर, या डी ऑप्शन है विस्थापित तरल के भार पर। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी, यानी विस्थापित तरल के भार पे उत्प्लावन बल निर्भर करता है। उत्प्लावन बल किसी वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। किसी तरल पदार्थ में डूबी हुई वस्तु अपने आयतन के बराबर तरल पदार्थ विस्थापित करती है, विस्थापित तरल पदार्थ के भार के बराबर ही उत्प्लावन बल लगता है। यह सिद्धांत किसने दिया था? ये भी ध्यान रखेंगे, आर्किमिडीज ने ये सिद्धांत दिया था। तो उत्प्लावन बल निर्भर करता है विस्थापित तरल के भार पे, डी ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, मछलियां जमे पानी की झील में जीवित रह सकती हैं क्योंकि? विकल्प हैं मछलियां गर्म खून की होती हैं, बी है मछलियां बर्फीली मौसम में सुषुप्त अवस्था में रहती हैं, सी झील की तली का पानी जमता नहीं है, या डी बर्फ मछलियों तक उष्मा पहुंचाती है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी, झील की तली का पानी जमता नहीं है। चूँकि बर्फ यानी आइस उष्मा का कुचालक होता है, इंसुलेटर होता है, अतः नीचे के जो जल होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर वाले जल की उष्मा को बाहर नहीं जाने देता, जिससे नीचे वाला जल जो होता है वो जमने से बच जाता है और मछलियां जीवित रहती हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया? सी, झील की तली का पानी जमता नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं,
निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकत्व एक मात्र कारण नहीं है? विकल्प है स्याही सोखना, भूमिगत जल का ऊपर उठना, सूती कपड़े पर पानी के बूंदों का फैलना, या डी ऑप्शन है पौधों की जड़ों से इसके पत्तों तक पानी का ऊपर उठना। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? केशिकत्व का एकमात्र कारण ही नहीं है, तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा सी, क्योंकि ए, बी और डी केशिकत्व के एग्जाम्पल हैं, जबकि सी इसका एग्जाम्पल नहीं है। सूती कपड़े पर पानी की बूंदों को फैलने की घटना न केवल केशिकत्व बल्कि पृष्ठ तनाव को भी डिनोट करती है, इसके कारण भी होती है। तो ये केशिकत्व के द्वारा और आपका सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव के द्वारा भी होती है, इसलिए यह आंसर सही हो जाएगा। ये केवल इसका कारण नहीं है। बाकी स्याही सोखना, भूमिगत जल का ऊपर उठना और पौधों या पत्तियों और उनके तनों में पानी का पहुंचना, ये सब केशिकत्व के एग्जाम्पल हैं। राइट आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? इंपॉर्टेंट है। विकल्प है 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस। जल का अधिकतम घनत्व मैक्सिमम डेंसिटी जो होती है 4 डिग्री सेल्सियस होती है। वस्तुतः हाइड्रोजन बंध की किसकी उपस्थिति के कारण, हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रेजेंस के कारण जल असामान्य व्यवहार करता है, जिससे इसकी ठोस अवस्था का घनत्व द्रव अवस्था से कम होता है और इसका 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व होता है। तो राइट आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? विकल्प है द्रव का अपेक्षिक घनत्व, दूध की शुद्धता, वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता या डी ऑप्शन है समुद्र की गहराई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता। वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता यानी वायुमंडल में जो जलवाष्प की उपस्थिति होती है उसको नापने के लिए हाइग्रोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन करते हैं, 200 किलोग्राम भार की एक नाव पानी पर तैरती रहती है, विस्थापित पानी का जो भार होगा वह कितना होगा? विकल्प है 100 ग्राम, 200 ग्राम, 0 ग्राम, 400 ग्राम। तो राइट आंसर इसका चेक करते हैं सॉल्व करके। तो प्लवन के नियम के अनुसार क्या होता है कि जो हमने स्टार्ट में बताया लॉ ऑफ फ्लोटिंग, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आर्किमिडीज ने जो दिया था, कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डूबी हुई तभी तैरती है जब उस वस्तु का भार वस्तु के डूबे हुए भार द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। तो नाव द्वारा विस्थापित द्रव का भार कितना हो जाएगा? नाव के भार के बराबर हो जाएगा। कितना भार है नाव का? 200 किलोग्राम। तो राइट आंसर विस्थापित पानी का भार भी 200 किलोग्राम हो जाएगा। इस तरह राइट आंसर हो जाता है डी। अगला क्वेश्चन है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि? विकल्प है यह प्रजनन में बाधा डालता है, मच्छरों के लिए उच्च विष है यानी जहर है, लार्वा के सांस में बाधा डालता है, या डी ऑप्शन है मच्छरों को भगाता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी, यानी लार्वा के सांस में बाधा डालता है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर तेल के जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है, जिससे जल की सतह पर बनी तनाव की झिल्ली जो होती है वो टूट जाती है। इसके द्वारा ही लार्वा सांस नहीं ले पाते तथा पानी में डूबकर ये मर जाते हैं और मच्छरों की ग्रोथ रुक जाती है। इस तरह राइट आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है? विकल्प है आपके एनीमोमीटर, रेन गेज, नेफोस्कोप या हाइग्रोमीटर। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी, यानी नेफोस्कोप। नेफोस्कोप से बादलों की दिशा एवं गति को मापते हैं। एनीमोमीटर से बात करें तो हवा की शक्ति तथा गति, और रेन गेज की बात करें तो ये वर्षा की मात्रा को नापता है, जबकि नेफोस्कोप बादलों की दिशा एवं गति, और हाइग्रोमीटर से अगर बात करें तो आर्द्रता का मापन किया जाता है। तो चारों के बारे में जाना, एनीमोमीटर से हवा की शक्ति तथा गति, रेन गेज से वर्षा की मात्रा, नेफोस्कोप से बादलों की दिशा एवं गति को मापते हैं, जबकि हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण क्या है? विकल्प है अणुओं के मध्य विद्युत बल, अणुओं के मध्य ससंजक बल, अणुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल, या डी ऑप्शन है बल अणुओं के मध्य आसंजन। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी, अणुओं के मध्य ससंजक बल। बी ऑप्शन सही हो जाता है। द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण अणुओं के मध्य ससंजक बल होता है। ससंजक बल क्या है? यह वह आकर्षण बल है जो एक ही प्रकार के अणुओं के बीच में कार्य करता है। पृष्ठ तनाव द्रव की वह प्रवृत्ति होती है जिससे द्रव अपना क्षेत्रफल न्यूनतम कम करने का प्रयास करता है। उसकी इसी प्रवृत्ति को ससंजक बल इसमें सहयोगी होता है। इसीलिए द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण क्या हो जाएगा? अणुओं के मध्य ससंजक बल। अगला क्वेश्चन करते हैं, बी ऑप्शन सही हो गया। निम्न में से कौन से वैज्ञानिक पानी के टब में नहाते समय अचानक यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए बाहर निकल आए थे? इंपॉर्टेंट है, न्यूटन, आइंस्टीन, आर्किमिडीज या ग्लासको। राइट आंसर इसका हो जाएगा आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने उत्प्लावन बल का सिद्धांत
इसी घटना के बाद दिया था। नहाते समय भरे टब से काफ़ी मात्रा में पानी बाहर आ गया था, जिससे उनके दिमाग में उत्प्लावन बल की बात समझ में आई थी और उन्होंने उत्प्लावन बल को इस सिद्धांत को प्रतिपादित कर दिया था। राइट आंसर हो जाता है आर्किमिडीज। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। विकल्प है आपके 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10⁻² न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10⁻5 या 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? एक वायुमंडलीय दाब कितने के बराबर होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन सही हो जाता है। ये एक वायुमंडलीय दाब की वैल्यू है। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। 17 क्वेश्चन है आपका। द्रव दाब निर्भर करता है। विकल्प है केवल गहराई पर, केवल घनत्व पर, केवल गुरुत्वीय त्वरण पर, या डी ऑप्शन है गहराई, घनत्व तथा गुरुत्वीय त्वरण पर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तीनों पर करता है ये। द्रव द्रव किस पर निर्भर करता है? गहराई पर भी करता है, घनत्व यानी डेंसिटी पर, और गुरुत्वीय त्वरण पर। तो राइट आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन करते हैं। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है, इंपॉर्टेंट है, डाइन पर सेंटीमीटर, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या मीटर पर सेकंड। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पिछली वीडियो में समझा था डिटेल से। यंग प्रत्यास्था गुणांक का जो एसआई मात्रक होगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल, ऑप्शन है बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा, या पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? उतना ही रहेगा। एक बीकर में पानी की बर्फ तैर रही है और बर्फ पूर्णतः मेल्ट भी हो जाएगी, तब भी बीकर में पानी का तल जो है वो उतना ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है। बी विकल्प है सड़क बर्फ से सख्त होती है। सी, जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है, या डी ऑप्शन बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो राइट आंसर भी यही हो जाएगा। बर्फ में सड़क की अपेक्षा जो फ्रिक्शन कम होता है, घर्षण कम होता है, इसीलिए ऐसा पॉसिबल होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि घर्षण के कारण। अगला क्वेश्चन है। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प है आपके लोहे के पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण, बी है लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, या डी ऑप्शन है पारा पानी से भारी है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? लोहे का घनत्व पानी से अधिक है और पारे से कम है। लोहे की घनत्व है, डेंसिटी है, वो पानी से अधिक है लेकिन पारे से कम है, इसीलिए यह पॉसिबल होता है। यानी लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है। राइट आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? रीजन क्या है? दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है। सी ऑप्शन है दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, या डी ऑप्शन है दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए, यानी दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसीलिए बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर ये टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, डिक्रीज कर जाता है। ये ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। विकल्प है क्यों निकलने लगती है? वायुदाब में कमी के कारण, वायुदाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, या डी अत्यधिक भार के कारण। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी वायुदाब में कमी के कारण। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसकी कमी के कारण ही हवाई जहाज में बैठे यात्री को उसके पेन से स्याही लीक करने लगती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायुदाब में कमी के कारण, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। ऊंचाई की जगहों पर 100 जो पानी है 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? विकल्प है क्योंकि वायुमंडल दाब कम हो जाता है, अतः बिंदु नीचे आ जाता है, क्योंकि बी ऑप्शन है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है, सी है पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण, या डी उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए, यानी क्योंकि वायुमंडल दाब कम हो जाता है अतः जो बिंदु है वो नीचे आ जाता है, इसीलिए ऊंचाई वाली जगहों पर पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर उबल जाता है। ओके, राइट आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन करते हैं। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो होता है, विकल्प है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, बराबर होता है, या डी ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब जो होता है वो आपका होता है
दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब से अधिक, नोट कर लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है। बी ऑप्शन है अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। या सी पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है। या डी कुकर के अंदर संवहन धाराएं उत्पन्न होने लगती हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है। राइट आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि ए विकल्प है हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, बी वायु दाब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, या वायु दाब घट जाता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्योंकि वायु दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाता है, इसीलिए हाइड्रोजन से भरा रबड़ का बैलून वायु में जाकर के वायु फट जाता है, वायु दाब के कारण वायु दाब घट जाता है इसीलिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका डी आंसर सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती हैं, क्यों होती हैं? विकल्प है सतही तनाव के कारण, वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, गोल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, या वर्षा जल की श्यानता के कारण, विस्कोसिटी के कारण। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए, यानी सतही तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव जो होता है इसी के कारण ही वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला करते हैं, तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? विकल्प है दाब अंतर, केशिका क्रिया, तेल का निम्न श्यानता, या डी ऑप्शन है गुरुत्वीय बल। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? केशिका क्रिया। इंपॉर्टेंट है, केशिका क्रिया के कारण ही तेल की बत्ती में तेल का ऊपर उठना होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, श्यानता की इकाई क्या है? विकल्प है पॉइज, पास्कल, पॉइजली, या इनमें से कोई नहीं। महत्वपूर्ण है, विस्कोसिटी की यूनिट पूछी गई। राइट आंसर हो जाएगा पॉइज, ये ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं। विकल्प हैं आर्किमिडीज, न्यूटन, लुई पाश्चर, या इनमें से सभी। अब तक समझ गए होंगे, आर्किमिडीज ही उत्प्लावकता से संबंधित है, ए विकल्प सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किससे संबंधित है, कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटेन से, जर्मनी से, अमेरिका से, या ग्रीस से? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का ये ग्रीस के रहने वाले थे, तो राइट आंसर हो जाता है डी, ग्रीस से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी द्रवों के क्वथनांक में दाब बढ़ाने पर क्या परिवर्तन होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, या कभी बढ़ता है कभी घटता है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए, बढ़ जाता है। सभी द्रवों का जब बॉइलिंग पॉइंट में दाब बढ़ाने पर जो परिवर्तन होता है वो बढ़ जाता है। ओके, क्वथनांक बढ़ जाता है अगर हम दाब बढ़ाते हैं तो। अगला क्वेश्चन करते हैं, बैरोमीटर का पाठ्यांक यानी रीडिंग जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है तो क्या होता है? दिन साफ रहता है, बारिश आती है, तूफान आता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बैरोमीटर आप जानते हैं वायुमंडलीय दाब को मेजर करने के लिए जो डिवाइस है वो बैरोमीटर है। उसकी रीडिंग जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है तो क्या होता है? विकल्प आपका सही हो जाएगा ए, दिन साफ रहता है। अगला क्वेश्चन है, दाब मापी में पारे का उपयोग क्यों किया जाता है? विकल्प है पारा केस नली की दीवारों से चिपकता नहीं है, बी इसका घनत्व अधिक होने के कारण प्रयुक्त नली की लंबाई कम होती है, या सी ऑप्शन है पारे का वाष्प दाब कम होता है, या डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी, ये तीनों ही सही हो जाएंगे। दाब मापी में पारे का उपयोग पारा केस नली की दीवारों से चिपकता नहीं इसीलिए भी किया जाता है, इसका घनत्व अधिक होने के कारण प्रयुक्त नली की लंबाई कम हो जाती है इसलिए भी करते हैं, और पारे का वाष्प दाब जो होता है वो कम होता है, इसीलिए ऑप्शन सही हो गया उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, आंधी आने पर टीन की छत क्यों उड़ जाती है? महत्वपूर्ण है, विकल्प है आपके बर्नौली प्रमेय के अनुसार टीन के ऊपर का दाब कम हो जाता है, बी है टीन के नीचे का वेग पूर्ववत रहता है, सी है ऑप्शन है आपका नीचे से ऊपर की ओर दाब अधिक की बन जाता है, या डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर भी सभी हो जाएगा। आंधी आने पर टीन का उड़ना ये तीनों प्रोसेस को कवर करता है, यानी बर्नौली प्रमेय के अनुसार टीन का जो ऊपर का दाब होता है वो कम हो जाता है इसीलिए उड़ जाती है, एंड टीन के नीचे का वेग पूर्ववत रहता है, और सी ऑप्शन भी सही है आपका नीचे से ऊपर की ओर दाब अधिक रहता है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, आंधी आने की सूचना प्राप्त होती है कब? जब वायुमंडलीय दाब के अचानक कम होने से, वायुमंडलीय दाब के अचानक बढ़ जाने से, वायुमंडलीय दाब में समानता होने से, या डी ऑप्शन है हवा का वेग बढ़ने से। राइट आंसर इस प्रश्न का वायुमंडलीय दाब के अचानक कम होने से, यह ऑप्शन सही हो जाता है। आंधी आने की सूचना कब होती है? जब वायुमंडलीय का दाब अचानक कम होने लगता है, उसके
बैरोमीटर में रीडिंग जब धीरे धीरे कम होने लगती है तो आंधी आने की सूचना हमें प्राप्त होती है। ये विकल्प सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाब का मात्रक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प है आपके पास्कल, बार, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या सभी। तो राइट आंसर आपका, आप जानते हैं दाब के मात्रक ये तीनों है। पास्कल भी दाब की यूनिट है, बार भी दाब की यूनिट है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एफ अपॉन ए से पी इक्वल टू एफ अपॉन ए, इससे आपको मिल जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये भी ऑप्शन सही है, इसलिए राइट आंसर हो जाता है सभी। पास्कल, बार एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तीनों प्रेशर की यूनिट है। अगला क्वेश्चन करते हैं। रेल पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पटरे यानी स्लीपर क्यों बिछाए जाते हैं? विकल्प है रेलगाड़ी के कारण उत्पन्न दाब घटा सके इसलिए। बी ऑप्शन है रेलगाड़ी के कारण उत्पन्न दाब बढ़ सके, या सी रेलगाड़ी के कारण उत्पन्न दाब स्थिर रह सके, या डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए, रेलगाड़ी के कारण उत्पन्न दाब घटा सके, इसीलिए इसके रेल पटरियों पर नीचे लकड़ी के पटरे यानी स्लीपर बिछाए जाते हैं। विकल्प सही हो गया ए, रेलगाड़ी के कारण उत्पन्न दाब घटा सके। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। समुद्र तल से नीचे जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? इंपॉर्टेंट है, बढ़ता है, घटता है, इक्वल रहता है, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। राइट आंसर इसका क्या होगा? जब समुद्र तल से नीचे जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा। ए विकल्प सही हो जाता है। तो दोस्तों, आपने इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 एमसीक्यूज को देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नेक्स्ट चैप्टर है आपका लाइट यानी प्रकाश। प्रकाश के साथ बने रहिए, अध्ययन गैलेक्सी के साथ पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।